दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज दोबारा से जुड़े हुए हैं संदीप भाई साहब के साथ में और एक्सक्लूसिवली जैसे हमने पिछले इंटरव्यू में संदीप भैया से बात की थी, वैसे ही आप लोगों के लिए फिर दोबारा से संदीप भैया के साथ में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आ गए हैं और बात करेंगे आज आलू के बाज़ार पर और काफ़ी स्थिति और परिस्थितियों पर कैसा आगे बाज़ार रहने वाला है। और भी कुछ नीलकंठ आलू को लेकर के काफ़ी हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, काफ़ी उनकी परेशानियां हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन पर सभी पे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। संदीप भैया जी, आपका स्वागत करते हैं दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। नमस्कार दीपक जी, जय जवान जय किसान सभी किसान भाइयों को। संदीप भैया जी, पिछली बार जो हमने इंटरव्यू किया उसमें हमारे बहुत सारे साथियों के, हमारे किसान साथियों के संदेश आए और उनको उस इंटरव्यू से काफ़ी सहायता मिली। और आज का भी ये जो इंटरव्यू है, इसमें हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी किसान साथी हैं, उनके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मिल सके और साथ ही साथ जो उनकी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उनका हल हो सके। तो हमें ऐसा लगता है कि आप जो जानकारी उनको देते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होती है। तो आज शुरू करते हैं इंटरव्यू। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि एक जो नीलकंठ आलू है उसको लेकर के हमारे जो किसान साथी हैं जिन्होंने उस आलू को लगा लिया, किसी कंपनी ने उन्हें मोटिवेट किया कि भाई आप ये आलू लगाओ, उसकी डिमांड बनेगी, लेकिन आज़ादपुर मंडी में उस आलू की डिमांड ही नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या जानकारी देंगे? देखो दीपक जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने भी आपके चैनल पर कई बार देखा है, किसान भाई ना इसके लिए बार बार पूछते हैं कि हमारा नीलकंठ आलू बिकवाइए, आप नीलकंठ आलू आज़ादपुर में बिकता है नहीं बिकता। तो आपके लिए मैं एक तो पहले भ्रम है एक नीलकंठ आलू का। नीलकंठ आलू जो एक आलू की नई वैरायटी आती है, जब भी हम कोई वैरायटी करते हैं, किसान भाई हमारे कोई भी वैरायटी करते हैं, उसको उस कंपनीज का जिससे बीज लेते हैं उससे कांटेक्ट करना चाहिए कि या एक एग्रीमेंट बनवाना चाहिए कि नया बीज मैं कर रहा हूँ। देखिए ये नए बीज का एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें किसान भाई फंस जाता है। तो नए बीज का एक्सपेरिमेंट कंपनी को करना चाहिए, ना कि किसान को करना चाहिए जी। उसमें क्या होता है, ये लोग बीज तो ले आते हैं, उसके बाद ये बीज में पैदावार कर लेते हैं, उसके बाद ये नीलकंठ आलू में जैसा हाल हुआ है, इनका आलू बिक नहीं रहा है। कई किसान भाई बहुत परेशान हैं, नीलकंठ आलू की मंडी कहीं भी नहीं है जी, क्योंकि नीलकंठ आलू एक नीले कलर का आलू होता है, देखने में भी वो अजीब सा लगता है। तो किसान जो मंडी में आया भी था वो बिका ही नहीं जी। ऐसे कई वैरायटियाँ हैं जो किसान को वही करनी चाहिए जो रेगुलर चल रही हैं जी। सूर्या है, चिपसोना है, 3797 है, 302 है, ये वैरायटियाँ एक फिक्स वैरायटी है, इनका कभी रेट इतना गिरता नहीं है जितना और वैरायटी में गिर जाता है। आनंद है, कुफरी है, ये जो है आलू हाइब्रिड बीज है, S1 है, S2 है, ये आलू कोई पकड़ता नहीं है। ये सिर्फ कच्चे का सीजन में काम आने वाला है। कच्चे में जो फसल करता है तो कच्चे में इनकी पैदावार ज़्यादा होती है, ये लोग स्टोरों में नहीं रखते हैं। तो स्टोरों में रखने के बाद इन आलू में दागीपन की शिकायत आ जाती है, जो कि टेम्परेचर जो कोल्ड का होता है वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं। जो बीज होते हैं उसकी सहनशीलता होती है कि उसको कितना सहना है कितना नहीं, तो वो इसमें गैसों को नहीं पकड़ पाते। तो नीलकंठ आलू के अंदर कईयों ने ऐसे बीज करे और वही बीज वाले अब उनको मना कर देते हैं कि आप मंडी में बेचें। तो इसमें हमारे किसान भाई परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और आपके खास तौर से मैंने आपके चैनल में देखा है, रोज़ कोई ना कोई आता जरूर है कि आप नीलकंठ आलू हमारा बिकवाइए जी। अब जो चीज़ हमारे मार्केट में नहीं बिकती तो हम उसको कैसे लेके आए, कैसे बेचेंगे, क्योंकि जो डिमांड होगी वही चीज़ बिकेगी। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को कहूँगा, जो भी कंपनी कोई भी नया बीज देती है उससे कांटेक्ट करना चाहिए, उससे एग्रीमेंट बनवाना चाहिए कि हम जो भी अगर ये करेंगे तो उसकी खरीदारी आप कराओगे, आप बिकवाओगे, एक रेट फिक्स करना जी जी। इससे गरीब किसान मारा जाता है जी। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना भी सोच रखनी चाहिए कि आप कोई नई वैरायटी कर रहे हो। कंपनी जितनी भी है वो एक्सपेरिमेंट करती है, अगर एक्सपेरिमेंट सिद्ध हो गया तो उनकी बल्ले हो जाती है, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो दोनों तरफ से कंपनी बचती है, मरता किसान। तो इसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए और किसानों को, गवर्नमेंट को भी नज़र रखनी चाहिए कि कोई भी नए बीज लेके आ रहे हैं तो उस बीज पर गवर्नमेंट नज़र रखे, जिससे कि किसान भाइयों की फसलों को उचित मुआवजा मिल सके या वो कंपनी खरीद कर उसको बिकवाए। अच्छा भाई साहब, अगर बात करें इस समय ऊना में भी जो है आलू की जो है बिजाई शुरू हो गई है बिल्कुल, तो वहाँ से जो आलू की हम आवक देख पाएंगे, कब देख पाएंगे? वो नवंबर में आलू की दीपावली के बाद आती है। अच्छा। और जो मुहूर्त हो जाता है वो 26 की तारीख में हो जाता है नवंबर में जी। और वो देखो अभी फसल तो अभी फर्स्ट क्लास लगी हुई है, फसल अभी लग रही है और अभी कोई बारिश नहीं है। अभी जो बारिश, जब आलू बीज लग जाता है उसके बाद जो बारिशें आती हैं जी, उस बारिश में ही पता लग पाएगा कि आलू की क्या पैदावार हुई है और क्या नहीं हुई है, क्योंकि अभी कोई हम भविष्यवाणी कर नहीं सकते। बारिश का जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, हर जगह बारिश है,
तो देखो अभी आपने देखा होगा साउथ के आलू की मार्केट भी एकदम अप हुई है। जो बेंगलोर वगैरह 24-25 रुपये 22 रुपये तक आलू बिक गए थे। तो ये जो बारिश का जो इफेक्ट है धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और जो सब्जियां हैं वो नुकसान हुई हैं, सब्जियों के भी आपने देखे होंगे आसमान में रेट आ चुके हैं। तो इसमें कहने की बात है नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी किसान भाई हैं आलू को हर महीने के बाज़ार देखकर बेचें। कब तेज़ी आ जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन जो अभी फ़िलहाल है तेज़ी का मूड बना हुआ है। तो बारिश जिस हिसाब से बढ़ती जाएगी, बारिश के ऊपर ही डिपेंड होता है बाज़ार, या कोई आपदा आ जाए तो उसके ऊपर होता है, या कोई फसल में रोग लग जाए नई फसल में तो इसका देखने को मिलता है। तो अब जो ये पीरियड है जो उतार चढ़ाव का बहुत रहेगा, या तो आलू नीचे आएगा या आलू एकदम राजा बना देगा। एक आलू में कहावत है कि आलू भालू बजा के कब डुगडुगी बजा दे कोई नहीं पता। जी। तो इसलिए जो भी एक किसान भाई हर बाज़ार का मज़ा लेके आलू को धीरे धीरे बाज़ार बेचे, जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। तो एक ही कच्चा लालच है, और इस लालच में कहते हैं ना लालच बुरी बला है। तो इसलिए मैं एक यही कहूँगा कि धीरे धीरे सारे बाज़ार बेचें। आलू नवंबर दिसंबर तक बिकता है, तो अपने हिसाब से जो बढ़िया आलू है वो दिसंबर में बिक जाती है। जो हल्के आलू हैं, जो दागी हैं, उनको धीरे धीरे निकालें। नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रि में तेज़ी की उम्मीद बन सकती है। बाकी देखो ऊपर वाला जो करे, किसान भाइयों का बस बाजार तेज़ रहना चाहिए। संदीप भाई साहब, हमारे भारत में बहुत सारी विविध मंडियाँ हैं, क्या सभी जगह जो भाव है आलू का वो एक जैसा रहता है या कुछ उतार चढ़ाव भाव में रहता है? नहीं, उतार चढ़ाव रहता है जी। देखो दिल्ली मंडी में छोटी मंडी कभी अप रहती है, आज़ादपुर मंडी एक स्टेबल मंडी है, यहाँ इतनी जल्दी बाजार नहीं टूटता। और जो साउथ वगैरह की मंडी है, उस साउथ की मंडियों में गाड़ियाँ कम होने से 1-2 रुपये किलो बहुत तेज़ी आ जाती है। और जो हमारे आगरा का जो व्यापार बनता है वो सारा साउथ की मंडियों से बनता है, क्योंकि वहाँ से जब तेज़ी चलती है तो ऑल ओवर इंडिया तेज़ी बनती है। बंगाल के बाज़ार का भी काफ़ी वो रहता है इसमें। बंगाल भी जब उतार चढ़ाव रहता है तब भी आलू का उतार चढ़ाव रहता है। हर मंडी का एक अलग अलग उपयोग है, अलग अलग उसका एक वो बना हुआ है, तो अलग उसका सोच के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मंडी तेज़ रहे, किसानों को फ़ायदा रहे, किसानों को MSP निर्धारित हो, इसकी किसान भाइयों को सबको एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों को आने वाला जो लॉस है, जो किसानों को अपनी फसल के दाम पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, उसको मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जितनी हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए, जिससे किसानों को बढ़िया माल कंपनी ले लेती है, हल्के माल छोड़ देती है। उन्होंने A, B, C, D ग्रेड बना रखी है, तो उसमें किसानों को बहुत लॉस होता है। 1 नंबर माल तो हर कोई ले लेता है, उसका बाद का बचा हुआ माल कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जितनी भी कंपनियां हैं ये अपने पैसों को 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में करती हैं। अगर इनका आप देखा जाए, आप जाके पंजाब में देखिए, जितना ये फसल दिखाते हैं क्या ये पैदा करती हैं? ये एक मैं आपको एक सोची समझी और पूरी इसकी एक रणनीति मैंने देखी है, और इस पर मैंने एक पूरा एक खाका तैयार किया है, खाका तैयार किया है। उसमें किसानों के साथ बहुत बड़ा लॉस है। जितना ही कंपनियां दिखाती हैं इतनी पैदावार कोई नहीं करती है। ये सब APMC में जो एग्रीकल्चर की जो छूट मिलती है उसका फ़ायदा उठाती है। इन कंपनियों की जांच होनी चाहिए, और जो भी है किसानों को फ़ायदा मिले। और जितनी बीज जो करती हैं, बीज के जो लोग अपनी कंपनियां बना रखी हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई बीज की है, मेरठ में भी है, इधर है, जो अपना बीज वगैरह का जितना भी है जो कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज वाले, इनको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए गवर्नमेंट को। कंपनियां सब व्यापार करती हैं, किसानों के हित के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। किसानों का गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट जैसे नेफेड में प्याज की खरीदारी करती है, ऐसे ही वो आलू की खरीदारी करे, जिससे कि किसानों का जो बाज़ार एकदम प्याज के लिए हर कोई सोचता है, सबको पता है प्याज तेज़ी होती है तो गवर्नमेंट एकदम उस पर टूट पड़ती है। प्याज मंदा हो तो नेफेड खरीदारी करती है। आलू के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? आलू क्या किसान पैदा नहीं करता? प्याज किसान पैदा करता है। आलू का जो किसान है, अगर गवर्नमेंट उसको देखे कितना गरीब है, प्याज के किसानों के लिए सोचते हैं कि वो एक्सपोर्ट होता है या उसका बाहर माल जा रहा है, तो इसलिए प्याज पर नज़र रखते हैं। प्याज से ज़्यादा अगर देखी जाए तो आलू की कीमत होनी चाहिए। हालांकि दोनों ही हमारे लिए किसान महत्वपूर्ण हैं, चाहे प्याज हो चाहे किसान। देखो दोनों में मैं ये नहीं कहता दोनों नहीं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। आलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आलू का किसान जितना गरीब है, जितना ज़मीनी स्तर पर उनकी ज़मीनें बिक रही हैं, उतने आप बता दो किसी जगह होता हो। यूपी के किसानों के लिए कोई नहीं सोचता। जी। क्यों नहीं सोचता? आलू क्या किसी को हम खिलाते नहीं हैं? आलू के लिए किसानों को सोचना चाहिए, इसकी MSP निर्धारित करनी चाहिए, किसानों को सब्सिडीज़ देनी चाहिए, किसानों को खाद वगैरह जितना ये हाई रेट है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये चीज़ें देखो ना यार, आलू अगर आज बिक रहा है तो आलू में कौन सा किसान कमा रहा है?
कभी किसी ने सोचा है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जिस तरह कंपनियों को सब्सिडीज़ दी जाती है, जब वो दिवाली निकलती है उनको छूट दी जाती है, उनको बसाने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, तो किसानों को क्यों नहीं दिया जाता? जी भैया, किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? तो मैं जितनी भी सरकार है सोचे, जैसे मोदी जी ने किसानों के लिए किया है, मैं कहता हूँ और ज़्यादा करें। योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसानों की जो है और ज़्यादा करें। जो चीज़ ज़मीनी स्तर पे होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। किताबों से कुछ नहीं होगा। किताबों में लिखने से हम कह देते हैं जी इतना 1000 करोड़ रुपए किसानों को दिया, वो जाता है या नहीं जाता वो भी एक देखना चाहिए। किसानों के पास नहीं जा रहा, ज़मीनी स्तर पे काम बिल्कुल नहीं है। जितने भी हैं इस पर कमेटी गठित कर किसानों के एरिया बाइज एरिया उनका खाका तैयार करें। जो जितना ज़मीन तैयार है, जिसकी ज़मीनें हैं, उनको सब्सिडीज़ वगैरह दे के उनके खातों में दे रही है जिस हिसाब से गवर्नमेंट, उनको सब्सिडीज़ खादों में दे, उनके माल बिकवाने में दे। उनके जो मंडी समिति जो शुल्क ले रही है, जो किसानों से लिए जा रहा है, वो क्या गैर कानूनी नहीं है? किसान एक तो फसल भी करे, मंडी शुल्क भी दे। 1200 रुपये बताओ गाड़ियों में मंडी समिति लग के आती है। किस लिए लग के आती है भाई? किसान अपनी फसल बेचने जा रहा है तो मंडी समिति भी दे उसको। सही बात। तो ये चीज़ें जो किसानों पे बोझ डाला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप भैया, आपके इस इंटरव्यू से हमारे किसान को बहुत जागरूकता मिलती है, बहुत मार्गदर्शन मिलता है और बहुत सांत्वना भी मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान अपने खेत में खेती करता है, अपना पसीना बहाता है, वो उसका पसीना नहीं उसका खून है, लेकिन शायद उसका हाथ थामने वाला, उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई उसको नज़र नहीं आता। और इसी वजह से हमारे बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। और अगर ऐसा होता रहा ना संदीप भैया, तो शायद हमारे देश से किसान मिट जाएगा। और आने वाले दिनों में जो मंडियों में जो हम देखते हैं ना, ये जो सब्जियां आती हैं, प्याज मान लो, आलू मान लो, टमाटर मान लो, ये आना बंद हो जाएगा। और ये दिन दूर नहीं है, ये दिन ज़रूर आएगा एक दिन, अगर इस तरह से उनका शोषण हुआ। शोषण हो ही रहा है किसानों का दीपक भैया। और देखो इसके लिए गवर्नमेंट को जागरूक करना हम लोगों का ही काम होता है। क्योंकि देखो जब कोई परिवार का सदस्य जब सीट पे बैठ जाता है तो उसको परिवार का हर बंदे का ख्याल रखना होता है। तो जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे और हमारी समस्याएं नहीं बताएंगे, तो जो सरकार है वो एक हमारे परिवार की तरह है, क्योंकि परिवार ने उसको चुन के सीट पर बैठा है। बिल्कुल। और जब तक हम अपने परिवार की कोई भी चीज़ उनके पास नहीं लेके जाएंगे, समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा। तो हमें किसानों को हमारी बातें आपस में पहुंचानी चाहिए। मीडिया, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि सब राजनेता जितने भी हैं सब देखते हैं, तो इन चीज़ों को अपनी बातों को पहुंचाना चाहिए। इसलिए अपनी वीडियो को जितना भी हो सके लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि हमारी आवाज़ बुलंद हो सके। बिल्कुल। इसी के बाद दीपक भैया मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया, आपने पिछली बारी पूरे जज्बे से और पूरी सच्चाई के साथ जानकारी दी, इस बार भी दी। अगली बार फिर आपसे एक अच्छा इंटरव्यू करेंगे और अच्छी जानकारी अपने किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए।